हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहले चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत लेक्चर 2 के बारे में, है ना। वैसे आज का जो लेक्चर होने वाला है इसकी काफी सारी चीजें फिजिक्स में मैडम आपको पढ़ा चुकी है ना, परंतु फिर भी हमारा काम है, आप जितने बार पढ़ोगे उतना अच्छा है, परंतु मैं थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, अपन थोड़ा सा अलग चलेंगे, है ना। एनसीईआरटी का पालन करते हुए अपन थोड़ा अलग अलग चीजों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कल के क्विक रिवीजन से, जहां पर आप लोगों ने यह देखा था कि द्रव्य की अर्थात पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे करके बेस बनते चला जाएगा और आप लोग समझते जाएंगे, ठीक है। द्रव्य की आप सभी को पता है 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली अवस्था आप सभी ने कल पढ़ा है कि ठोस होती है। ठोस के बारे में कहा गया था कि ठोस के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, जो परमाणु की व्यवस्था होती है, जो छोटे छोटे कणों की व्यवस्था होती है, वो बहुत पास पास होती है। बहुत पास पास मतलब इतनी पास पास होती है कि इनके मध्य और दूसरे अणु आ जाए, इतनी भी जगह इनके मध्य नहीं होती, है ना। पूरा ऐसा बना देता हूं मैं। तो ये छोटे छोटे अणु मान लीजिएगा आप, है ना। ज्यादा समय नहीं है, मेरे को सिर्फ 45 मिनट दिए जाते हैं आपके इस लेक्चर के लिए, और मैडम को भी शायद उतना ही समय मिलता है। तो इतने समय में हमें ऑलमोस्ट डिटेल पे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से समझना होता है ना। जो जो बच्चे आ गए होंगे कमेंट सेक्शन में बता देंगे मुझे कि सर हम देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सेकेंडली हम बात करेंगे, दूसरा जो होता था वो होता है द्रव्य। द्रव्य जिसे आप तरल के नाम से जानते हो, तरल की यदि आप बात करेंगे तो तरल हमारे पास में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है पानी, है ना। पानी में आप किसी भी चीज को घोलो, वो उसे अपने अंदर डाइल्यूट कर लेता है, घोल लेता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जल के जो अणु है वो थोड़े से दूर दूर होते हैं और इनके मध्य जो है वो दूसरे अणु को घुलने का स्थान होता है, दूसरे अणु को अपने अंदर समा लेने के लिए स्थान होता है। ये हमारे द्रव्य होते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं गैस की। तो गैस को मैं बलून में भर देता हूं ना। गैस का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास जो बलून होता है वो है। ऐसे करके गैस के जो अणु है वो बहुत दूर दूर होते हैं ना। ये है हमारी गैस। गैस के जो कण है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, सही बात है। अब इन्हें ना समझने के लिए, अर्थात इन्हें जानने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार की प्रकृति दिखा सकते हैं। 2 प्रकार से आप इन्हें समझ सकते हो। इनके गुणधर्म जो है, प्रकृति को मैं बोलूंगा कि आपकी बुक में गुणधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इनके गुणधर्म तो आपने पहले ही समझ लिया, इसके अणु पास पास होते हैं और ये ठोस होता है ना। अणु पास पास होते हैं, अणुओं के मध्य कोई स्थान नहीं होता, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके अणु थोड़े थोड़े दूर होते हैं, दूसरे अणु जुड़ सकते हैं, साथ ही इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। इसका ना आकार निश्चित होता ना आयतन निश्चित होता, साथ ही इसके अणु जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है। ओके बेटा आयशा, ठीक है। बाकी जो अपने दोस्त हैं, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उन्हें भी भेज दो। जो लोग नहीं पता कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है उन्हें भेज दो। तुम्हारे पास में नंबर है, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो भेज दो उन्हें फटाफट, वो भी देख लेंगे। तो यहां पर इनके भी गुणधर्म की बात करें, यदि इनके गुणधर्मों की बात करी जाए, हमारे पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो क्यों ना अपन स्केल का प्रयोग करें। तो जब आप इनके गुणधर्मों की बात करेंगे तो यहां पर किसी भी पदार्थ के 2 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक गुण और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण, है ना। केमिस्ट्री है तो रासायनिक गुणों को हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, रासायनिक गुण, ठीक बात। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर हमें भौतिक और रासायनिक गुण में आप बात तो बताइए कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है। हमने सुना बस है, हमें समझ में नहीं आया भौतिक गुण और रासायनिक गुण का मतलब कैसा है। तो बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण है बच्चा, कि आप जैसे दिखते हो, है ना। आप जैसे दिखते हो मतलब आपका चेहरा गोल है, आप
आपकी स्क्रीन का कलर जो है वो बिल्कुल ब्राइट है या डार्क है, ठीक है, आपकी हाइट इतनी है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, कद इतना है, जैसा आप सामने से देख पा रहे हो, जैसा आप सामने से देख पा रहे हो किसी भी वस्तु को, चाहे वो इंसान हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, जैसे कि ये पानी की बोतल है ना, ये आप देख पा रहे हो, तो ये जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आप इसे देख पा रहे हो, ये इसका भौतिक गुण है। सही बात। अब इसके बाद में सेकंड चीज आती है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण तो बेटा हम ऐसे ही सामने से देख के नहीं बता सकते। जैसे कि आपके अंदर कितना गुस्सा है, कितनी दया भावना है, कितना प्यार है, मैं कैसे देख के बता सकता हूं? नहीं बता सकता। मुझे आपको उस सिचुएशन में डालना होगा, मुझे आपको ऐसी वैसी परिस्थितियां आपके लिए पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर से वो भाव निकलेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम द्रव्य की बात करें तो हमें द्रव्यों की रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए उनकी अलग अलग पदार्थों की या फिर अलग अलग अम्ल, क्षार, पानी या फिर अलग अलग यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ती। नॉर्मली जो बुक में लिखा है अम्ल, क्षार, लवण, पानी, है ना, इन सभी के साथ में अभिक्रिया हमें करवानी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप दो प्रकार से गुणधर्म देखते हो, किसके? किसी भी द्रव्य के। अब इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में पता है। अब भौतिक गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भौतिक गुणों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने से पहले कल का एक और पॉइंट हमारा रह गया था। हमने अभी तो वर्गीय अवस्थाएं देखी, अब जब हम द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपके दो चैप्टर है, परमाणु की संरचना, तत्वों की आवर्तिता और रासायनिक आबंधन और क्या आणविक संरचनाएं। ये जो सारे चैप्टर हैं, मुझे लगा लाइव स्ट्रीम बंद हो गई, ये जो सारे चैप्टर हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो क्यों ना आप लोगों को सबसे पहले द्रव्य का वर्गीकरण समझाया जाए। द्रव्य का क्या समझाया जाए? वर्गीकरण। इसके बाद में मैं गुणधर्म के अंतर्गत भौतिक गुणों को उठाऊंगा और भौतिक गुणों को उठाकर बाकी की चीजें अपन समझेंगे। सबसे पहले तो इसका कलर चेंज किया जाए। ये कल भी मैंने पढ़ाया है, आज भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो द्रव्य का वर्गीकरण करने जब हम जाएंगे, द्रव्य का वर्गीकरण करने जब हम जाएंगे तो हमें दो प्रकार का वर्गीकरण देखने को मिला था। सबसे पहला आते हैं शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले आते हैं कौन? शुद्ध पदार्थ। सभी की परिभाषा भी आप लिखूंगा मैं, और दूसरा हम लिखेंगे अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहला आता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ। आप ये कह सकते हो कि शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक जैसे अणुओं के या कणों के संगठन से बने हो, है ना, संगठन से बने हो। ये आप ये कह सकते हो दो या अधिक अणुओं के संयोजन से बना हो। मैं यहां संगठन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, संयोजन से बना हो किसी भी अनुपात में। यहां पर आप लिख लो किसी भी अनुपात में, कोई मात्रा निर्भर नहीं है, किसी भी अनुपात में, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ भी जब आप आगे जाओगे तो इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। कल मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, आज फिर से क्विक रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे रिलेट करवाना है, क्योंकि मुझे समझाना है। तत्व की यदि बात करें तो इनमें एक जैसे परमाणु होते हैं, एक जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। एक जैसे एक ही प्रकार के तत्व के कण जो होते हैं, एक ही प्रकार के एक जैसे एक समान कण जो होते हैं वो कहलाते हैं तत्व। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, हम बात कर लेते हैं कार्बन की। ये जो है वो एक जैसे एक समान और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई इकाई जो है वो तत्व कहलाती है। इसकी बात करें तो इसके लिए आप लिख सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं। एक वर्ड है जो कि है
निश्चित अनुपात, जो वर्ड है सही वो क्या है बेटा, निश्चित अनुपात होना चाहिए। और निश्चित अनुपात के साथ साथ यदि यौगिक बन चुका है तो इसे सरल या भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक की खास बात यह है कि सरल एवं भौतिक विधियों द्वारा इन्हें पृथक या फिर इनके मूलभूत अणुओं को अलग करना संभव नहीं है। यह है यौगिक की परिभाषा। साथ ही यौगिक के लिए एक बात और कही गई है कि जिन मूल तत्वों से ये बनते हैं, मूल तत्व जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की यदि बात करें तो ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है वो जलाने के लिए मददगार हेल्प है, और ऑक्सीजन के बिना हम किसी भी वस्तु को दहन नहीं करवा सकते, जला नहीं सकते। परंतु इनसे मिलकर जो बना यौगिक है जिसका नाम है H2O, इनका जो गुण है वो मूल कणों से एकदम ही भिन्न है। तो यौगिक की खास बात यह है कि मूल तत्वों के गुणों से विपरीत गुण होते हैं यौगिक के। ये वाली बात भी यौगिक पर लागू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ में आते हैं मिश्रण, और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। कल मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया था, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा थोड़ा सा बता दिया। समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, अर्थात नमक में जल में यदि आप नमक घोलोगे तो वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और आप सामान्यतः मतलब भौतिक रूप से देख के नहीं बता सकते कि इस जल में, साधारण आंखों से सामने से देख के तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते कि पानी में नमक घुला हुआ है। ठीक है, तो जब एक अवयव के कण दूसरे अवयव में पूर्ण रूप से घुल जाए तो ऐसे विलयन को या फिर ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, जिससे रिलेटेड 12th में पूरा एक चैप्टर है। फिर आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की खास बात यह है कि इसमें जो दो अवयव हैं वो मूल रूप से मिश्रित नहीं होते, पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते। उदाहरण है जल और मिट्टी। आप थोड़ी देर के लिए घुमाओगे, मिल जाएगा, वापस रख दोगे तो पानी अलग मिट्टी अलग, ऐसे तले पे स्थिति हो जाएगी। तो ये हमारी कहलाती क्या, विषमांगी मिश्रण। अब आप लोगों ने, जब मैंने द्रव्य का वर्गीकरण किया था और गुणधर्म की बात करी थी, तो हमने वहां पर एक गुण पढ़ा था जो कि है भौतिक गुण। क्या पढ़ा था बेटा, भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं कि भौतिक गुण एक्चुअली होते क्या। तो लिखता हूं मैं थोड़ा सा, किसी भी द्रव्य के वह गुण जो बिना अवस्था परिवर्तन किए प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर हमें कहें प्रदर्शित किए जा सकते हैं ना, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, किए ओहो जा सकते हैं। कौन से मोड पे चल रहा है भाई, और ये किधर चल रहा है? आओ, गर्मी हो रही मेरे को, या फिर ये टी शर्ट पे ही दिक्कत है। चलो, ज्ञात किए जा सकते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भौतिक गुण की परिभाषा। रासायनिक गुण को ज्ञात करने के लिए हमें अवस्था परिवर्तन करनी पड़ती है बच्चा, है ना, ध्यान रखना ये बात। ये भौतिक गुण की परिभाषा है आपकी। अब भौतिक गुण के उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो भौतिक गुण के उदाहरण आपके लिए सर लिख देते हैं प्रॉपरली। भौतिक गुण के उदाहरण आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उदाहरण, भौतिक गुण के उदाहरण क्या क्या हैं, तो भौतिक गुण के उदाहरण हैं अवस्था,
वस्तु या पदार्थ कैसी दिख रही है, जैसे कि ठोस है, द्रव्य है, गैस है। सबसे पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरी भौतिक अवस्था होती है रंग, कि भाई साहब उसका रंग कैसा है। फिर तीसरा भौतिक गुण जो होता है वो होती है उसकी गंध। फिर उसकी बात करें, अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो है गलनांक। गलनांक आता है। फिर आता है क्वथनांक, की भाई साहब ये कितनी देर में या फिर कितने तापमान पाकर उबल रहा है। ठीक है, यहां पर ज्वलनशीलता का जिक्र। चलो एक और पॉइंट यहां पर है घनत्व। ठीक है, घनत्व ये जो है ये सारे भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। अवस्था, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व जो है वो सभी भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अब आप फिर से बोलोगे सर उदाहरण बताओ, तो वही जैसे कि पानी, पानी की अवस्था कैसी होती है, द्रव्य होती है। रंग रंगहीन होता है। गंध कोई गंध नहीं होती। गलनांक ऑलरेडी द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, इसके गलनांक की हमें आवश्यकता नहीं। क्वथनांक, तो क्वथनांक पे आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। घनत्व, घनत्व यदि आप लिखना चाहो तो एक ही लिखोगे घनत्व इसका। ठीक, तो इस प्रकार से आप इनके भौतिक गुणों को समझ सकते हो। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण आपकी बुक में लिखे हुए हैं प्रॉपरली। रासायनिक गुण की यदि बात करें तो ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार और इन सभी के साथ में इनकी कैसी अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है भाई साहब कि इन भौतिक गुणों को कैसे मापा जाता है। इन भौतिक गुणों को किस माध्यम से मापा जा सकता है, किन माध्यमों से मापा जा सकता है। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट चलते हैं। पहले से जैसे कि एनसीईआरटी पे मेंशन है वैसा वैसी बात करते हैं अपन। पता नहीं बार बार लाइव स्ट्रीम को क्या दिक्कत हो रही है, कभी मेरे को अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, कभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। कभी बच्चे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हो गए, कभी कभी अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। तो हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी पे नॉर्मली यदि देखा जाए तो बच्चा दो माध्यमों का जिक्र किया गया है। दो माध्यमों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला किया गया है अंग्रेजी पद्धति का, है ना, और दूसरी जो पद्धति है वो है मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, ठीक है। तो अंग्रेजी पद्धति के बारे में यह कहा गया कि अंग्रेजी पद्धति जो थी वो उतनी ज्यादा सटीकता के साथ में किसी भी चीज का माप जो है वो नहीं दे पा रही थी, है ना। अब सिंपल सी बात है यार कि जब हम किसी भी चीज को मापने जाएं, जैसे कि हमें किसी भी वस्तु की लंबाई मापनी है ना, किसी भी वस्तु की लंबाई मापनी है, तो हम तो जब बच्चे थे तो अपन ऐसे करते, देखो एक बित्ता दो बित्ता ये चलता था हमारा। अब दिक्कत है कि व्यक्ति यदि बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो उसका बित्ता बड़ा हो जाता था, जो व्यक्ति छोटा उसका बित्ता छोटा हो जाता था। तो यहां पर लंबाई के लिए हम पहले अपने अपने मात्रक चलाते थे, परंतु भाई साहब दिक्कत यह है कि अपने अपने मात्रक नहीं चला सकते ना। तो सभी देशों ने ऐसे किया। शुरू में जब ऐसा चल रहा था तो दो ही पद्धति, बित्ता वाले भी भूल जाओगे, एक उदाहरण था। तो शुरू में दो ही पद्धति मौजूद थी, एक अंग्रेजी पद्धति और एक मीट्रिक पद्धति, है ना। अंग्रेजी पद्धति और मीट्रिक पद्धति भी यहां पर यही लिखा हुआ है, सही बात है। अब सबसे अच्छी पद्धति, अंग्रेजी पद्धति को भूल जाओ, सबसे अच्छी पद्धति जो थी वो थी आपकी मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति जो थी उसमें आप किसी भी इकाई को दशमलव में भी व्यक्त कर सकते थे, ठीक है। मीट्रिक पद्धति को जब आप व्यक्त कर रहे थे किसी भी चीज को या किसी भी पदार्थ की आपको लंबाई नापनी है, द्रव्यमान बताना है ना, भौतिक राशियां ही आगे जाएंगे हम। तो जब हमें इसे इसके माध्यम से व्यक्त करना था तो हमारे पास में हम दशमलव में भी व्यक्त कर सकते थे। जैसे कि मान लो कोई वस्तु 6 मीटर की है ना, तो 6 मीटर आपने लिखा। अब 6 मीटर से ज्यादा है तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको 6.5 मीटर ऐसे भी आप लिख सकते थे। तो ये वाली पद्धति जो है वो मीट्रिक पद्धति के अंतर्गत आई।
अब हमने ये देखा कि हमारे पास में भौतिक राशियां धीरे धीरे बढ़ी और विश्व में अलग अलग जगह पर मापन को लेकर बड़ी दिक्कतें हुई। तो क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है इसका? तो विश्वव्यापी स्तर पर भौतिक राशियों के मापन के लिए एक पैमाना सेट किया गया, एक पद्धति लाई गई जिसे हम बोलते हैं एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। ठीक है, ये मीट्रिक पद्धति का ही विकसित रूप है, आप ये कह सकते हो। इसे आगे बढ़ाया गया, 1960 में ये लाई गई। सही है, ऐसे ही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो अब आप लिखोगे मीट्रिक पद्धति हटाओ, अपन बात करेंगे एसआई मात्रक पद्धति की, है ना। मीट्रिक पद्धति को भी हमने ओवरकम कर लिया, हालांकि मीट्रिक पद्धति का ही विकास आप कह सकते हो एसआई मात्रक पद्धति, है ना। ऐसे करके क्या है एसआई मात्रक पद्धति? तो एसआई मात्रक पद्धति आप ये कह सकते हो विश्वव्यापी स्तर पर, है ना। अंतरराष्ट्रीय को हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापी स्तर पर भौतिक राशियों की सुव्यवस्थित मापन पद्धति एसआई मात्रक पद्धति है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करेंगे हम। कलर चेंज कर दो इसका। पद्धति है, इसके आधार पर 7, ये वाला तो रट जाना चाहिए, भौतिक राशियां हैं, 7 भौतिक राशियां हैं। ये मैडम ने भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर मैं ज़्यादा टाइम अपना नहीं लूँगा। और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी पीपीटी तैयार करके रखी है ना। अब 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी है बेटा? तो 7 भौतिक राशियां, सबसे पहले जब ठोस के कण बहुत पास पास आ जाते हैं, ठोस के कण क्या, या फिर पदार्थ के कण, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, यदि हमें इन कणों की मात्रा को व्यक्त करना है, यदि इन छोटे छोटे पदार्थ के कणों की मात्रा को व्यक्त करना है, तो हमारे पास में हो जाते हैं मोल। क्या कहलाते हैं हम उसे कहते हैं हम मोल। जब हम निर्वात में 1 सेकंड में प्रकाश की चाल को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हम लंबाई, है ना। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी लंबाई कहलाती है, इसे हम व्यक्त करते हैं। आगे जब हम बात करें, एक निश्चित स्थान पर पदार्थ के बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाएं और कण बहुत पास पास है, वो स्थान भी घेरे और उनमें कणों की संख्या अर्थात द्रव्यों की कणों की संख्या भी ज्यादा हो जाए, तो वह ठोस में बदल जाती है, वह गैस में बदल सकती है, वह द्रव्य में बदल सकती है। और ऐसी चीजों को हम जब द्रव्य का मान ज्ञात करें तो हम उसे कहते हैं क्या? द्रव्यमान। सही बात है। अब हमारे पास में वायर होते हैं, परमाणु तत्व, जैसे कि एक तत्व है कॉपर, एक तत्व है लोहा, एक तत्व है एल्यूमिनियम। इन सभी में क्या होते हैं? इन सब में छोटे छोटे परमाणु होते हैं। परमाणुओं में क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो गति की, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा ही कहलाती है क्या? विद्युत धारा। तो हमारी अगली भौतिक राशि जो होती है वो क्या होती है? विद्युत धारा। ऐसे करके काफी सारी हमारे पास में ऐसी 7 भौतिक राशियां हैं। ठीक है, और इस 7 भौतिक राशियों की टेबल आपके सामने यहां पर
दिख रही होगी आपको कि सबसे पहली भौतिक राशि है आपकी लंबाई। इसे व्यक्त किया जाता है, इसका प्रतीक है एल। इसे नापा जाता है काय में, मीटर में। इसका सबसे छोटा मात्रक होता है एम, मतलब संकेत जो होता है एम। अगली आपकी भौतिक राशि है द्रव्यमान। ये टेबल आपको बनाना है, जैसे का जैसा ही मैंने बनाया वैसे ही। इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है, आगे किलोग्राम से इसे नापा जाता है। किलोग्राम को व्यक्त करने के लिए हमारे पास में केजी है। अगला है समय। समय को स्मॉल टी से दर्शाया जाता है, सेकंड इसका मात्रक है एस। ये सारी आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मात्रक निकालने पड़ेंगे, तो यही भौतिक राशियां आपको मात्रक ज्ञात करने में हेल्प करेगी। जैसे विद्युत धारा आई, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इन दोनों को आप कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ऊष्मागतिकी टी, इनका मात्रक होता है केल्विन, जिसे के से दर्शाते हैं। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर सेल्सियस से भी तो नापते हैं, फ़ारेनहाइट से भी नापते हैं। तो बेटा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो एसआई मात्रक नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ताप का एसआई मात्रक बताइए, और बच्चे वहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिख के आते हैं और उनके नंबर हो जाते हैं कट। क्या है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन है। केमिस्ट्री में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक और प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाएगा आगे, वो मैं भी नहीं पूछता। पदार्थ की मात्रा जिसे हम दर्शाते हैं एन, और इसे व्यक्त किया जाता है मोल से। ज्योति तीव्रता IV, इसे दर्शाया जाता है कैंडला CD से। ठीक है, क्या ये सही दिख रहा है? हाँ, एकदम क्लियर दिख रहा है। मुझे लगा कि मेरे सामने पिक्सल फट रहे हैं, तो हो सकता है आपके इससे भी पिक्सल फट रहे होंगे। चलिए बढ़िया है, ओके। काफी अब अलग अलग आईडी से बच्चे आ रहे हैं क्या? तो ये आपको लिख लेना है ना, ये आपकी बुक में बनी हुई है और आपको ऐसे के ऐसे ही छाप लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब चालू हो गई है कंफ्यूजन वाली चीज। अब चालू हो गई कंफ्यूजन वाली चीज। अगले 15 मिनट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 मिनट में ये नहीं बोलूंगा तुम्हें कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, बस लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। इस लेक्चर को ध्यान से एक एक शब्दों को सुनकर और फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपकी बुक में लिखा गया है वो है द्रव्यमान और भार। दो टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं, द्रव्यमान और भार, जिसे लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। द्रव्यमान और भार बोलते सर दोनों एक ही तो बात है। नहीं भाई साहब, दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझते हैं कैसे द्रव्यमान और भार जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले मैं परिभाषा लिखूंगा द्रव्यमान की। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान की परिभाषा होती क्या। किसी पदार्थ को आप द्रव्य भी लिख सकते हो। द्रव्य किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। द्रव्य यहां पर सबसे छोटी इकाई, जो छोटे छोटे कण होते हैं, मैं यहां पर बोल सकता हूं कणों की मात्रा। जितने ज्यादा कण होंगे उन कणों का वजन होगा, उन कणों का वजन को ही हम आगे द्रव्यमान कह देते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज मत हो सर, दो दो बार द्रव्य लिख ले। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। उस पदार्थ का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। आप सभी को बता दूं कि क्या हमें 11th का बैच पेड कर देना चाहिए? आप लोगों से गुजारिश है मेरी, आप लोग वोट करके बताएंगे क्या हमें ये लाइव क्लास को पेड कर देना चाहिए और स्टडी मटेरियल को भी पेड कर देना चाहिए। फटाफट से जरा सजेस्ट करके बताओगे मुझे आंसर, या फ्री ही चलने दें। यदि तुम बोलोगे तो फ्री चलेगी, तुम बोलोगे कि सर पैसे में बेचो, पैसे में बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, 12वीं की वैसे ही पेड बैच चलती, लाइव क्लास फ्री है।
जो स्टडी मटेरियल है वो पेड है, तो स्टडी मटेरियल तो आपके लिए भी पेड ही रहेगा, परंतु लाइव बैच यदि आप चाहते हो कि आपको एड फ्री सब्सक्रिप्शन मिले तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेशन में एड्स देखने को तुम्हें नहीं मिलेगी, और वो तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हारे पास में हम बैच का सब्सक्रिप्शन दें, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे। अब आपने द्रव्य किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। अब भार की क्या परिभाषा है सर? तो आप ये कह सकते हो कि भार किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल का गुणनफल, है ना, दोनों का गुणनफल, या किसी पदार्थ पर लगने वाला, किसी द्रव्य पर लगने, हाँ गुणनफल ही लिखते हैं, गुणनफल भार कहलाता है, ठीक है, भार कहलाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं बार बार बच्चों को बताता हूं अपने ऑफलाइन वाले बैच में। उदाहरण के लिए हमें बात करते हैं कि आप एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, ठीक है। कैसे चित्र में दर्शाऊं तुम्हें, यहां पर ऐसे समझाऊं, चलो चित्र से समझते हैं। चित्र से ज्यादा अच्छे से समझ में जाएगा। एक, दो, तीन, चार, है ना। सपोज करो आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो, और आप यहां खड़े हो। चलो ऐसे नहीं खड़े करते, आपको बहुत अच्छे से खड़े करते हैं। आप एक यहां खड़े हुए हो फर्स्ट सिचुएशन पे, फिर यहां खड़े हुए हो, और आप यहां पर भी खड़े हुए हो, है ना। आप तीन जगह पर खड़े हुए हो। अब आपको क्या कर रहा है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और वो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है। ध्यान रहे पत्थर का वजन 500 ग्राम है, आधा किलो का पत्थर है, ठीक है। यहां पर भी जो पत्थर का वजन है वो 500 ग्राम है। अभी व्यक्ति यहां पर है, यहां पर तीसरी मंजिल पर है, यहां चौथी मंजिल पर है, और यहां पांचवी मंजिल पर है ना, पांचवी मंजिल 1 2 3 4 5, यहां पर पांचवी मंजिल पर है। यहां पर भी पत्थर का वजन 500 ग्राम का है, ठीक है। वजन अर्थात द्रव्य, आपने सभी थोड़ी देर पहले सुना है कि पदार्थ की जो वजन है द्रव्यमान है। द्रव्य यहां पर जो कणों की संख्या है, एक पर्टिकुलर पदार्थ है, वेट है, उसमें द्रव्यों की संख्या कितनी है, 500 ग्राम है। इस पे भी 500 ग्राम, इस पे भी 500 ग्राम, और यहां पर भी 500 ग्राम। परंतु यहां से जब आप आपको पत्थर फेंकेंगे, आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, या फिर आप उसे कैच करोगे, तो थोड़ा कम जोर से लगेगा, यहां थोड़ा और ज्यादा जोर से लगेगा, और यहां पर और ज्यादा जोर से लगेगा। क्या हो रहा है ऐसा, क्या क्यों हर बार जो आपको लगने की शक्ति है वो ज्यादा महसूस हो रही है? यदि आपके मैं यहां मारूं यहां से पत्थर, तो सर फट जाना चाहिए, तीसरी मंजिल से कम फटेगा, यहां से और ज्यादा फटेगा, और यहां से बहुत ही ज्यादा फट जाएगा, है ना, निपट भी सकते हो आप। तो इस वाली स्थिति पे तो क्या हो रहा है, तीनों स्टेजों में द्रव्यमान तो सेम है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तीनों में अलग अलग है। यहां थोड़ा कम लग रहा है, यहां उससे ज्यादा लग रहा है, और यहां सबसे ज्यादा लग रहा है। तो जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस 500 ग्राम पर, उसके भार में हर बार वृद्धि होते जा रही है, और यही अंतर है द्रव्यमान और भार में। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। बढ़िया है, मस्त
हेलो बेटा। आपने हाय और सर के बीच में स्पेस रखना बेटा, वो मुझे यहाँ इंग्लिश में एक्चुअली पता नहीं इसमें क्या है, सेटिंग हो चुकी है, कमेंट्स अपने आप इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाते हैं। तो आपने हाय सर लिखा है, वो स्ट्रॉ लिखा आ रहा है, क्या ही बोलूं मैं, है ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन ने बैंड बजा दी कमेंट की। चलिए, क्या नाम है आपका? हाय 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 हाय, सुमित, सुमित शर्मा। थैंक यू बेटा, आप क्लास में आए। तो यहां पर आप भार और द्रव्यमान के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं अपन दूसरा, जो है हमारा आयतन। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आयतन। तो आयतन की भी बड़ी सीधी सच्ची परिभाषा है, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ द्वारा घेरा हुआ स्थान, किसी पदार्थ द्वारा घेरा हुआ स्थान, उस पदार्थ का, घेरा हुआ स्थान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है। आपको हर बार ये पूछा जाएगा, हर बार ये बार बार पूछा जा सकता है कि भाई साहब जो आयतन है उसका एसआई मात्रक बताओ। और आप जब ऐसा लिखाएगा तो आप बड़े चाव से वहां पर लीटर लिख के जाओगे, और जैसे ही लीटर लिखोगे आपके नंबर हो जाएंगे गलत, आपके नंबर काट दिए जाएंगे। आपके नंबर क्या हो जाएंगे बच्चा? काट दिए जाएंगे। तो याद रहे, आयतन कहलाता है। समझेंगे अपन सारी बातें, चिंता ना करो आप। पदार्थ का आयतन कहलाता है। हाउ मच टाइम वी हैव ओनली 7 मिनट्स। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाएगी तो चलेगा। हमें ताप तक तो पढ़ना ही पड़ेगा इसे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी बहुत क्लास आगे पीछे होगी तो वी विल फिक्स, वी विल मैनेज। अब आयतन की बात हुई है तो आप सभी को पता है कि आप नॉर्मली आयतन का जो औद्योगिक मात्रक है या जो घरेलू मात्रक है हम उसे लीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन को मापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, परंतु लीटर जो है वो ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो इसके लिए आपको ना कुछ 3D मॉडल समझने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 1 सेंटीमीटर लंबा एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। उसकी चौड़ाई, लंबाई सब कुछ कितनी है? मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा है, ठीक। और ऐसे ही आप इसको इधर आगे बढ़ा देते हो, ऐसे सेट कर देते हो, इसे भी कुछ इस प्रकार से ऐसे करके सेट कर देते हो, ठीक है। ऐसे ही बना होगा मेरे हिसाब से, हाँ ऐसे ही बना होगा और ये बॉक्स बन गया। अब आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर आपने ऊंचाई ले ली, 1 सेंटीमीटर आपने लंबाई ले ली और 1 सेंटीमीटर आपने चौड़ाई ले ली, ठीक है। हमने भी सब चीजें कैसी ली है? सेंटीमीटर में ली है। अभी आपका एक बॉक्स बन चुका है। आपका क्या बन चुका है? एक बॉक्स, जस्ट लाइक ग्लास, है ना। ग्लास कैसी होती है? ग्लास को यदि आप सामने से देखो गोल होती है सर, परंतु यदि मैं उसे चपटे में बनाऊं तो वो आगे भी होगी, पीछे भी होगी और ऊपर भी होगी। उसमें आप पानी भर देते हो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। अब इसमें आप भर दो कोई भी पदार्थ। अब आप उसमें क्या भर दो बेटा? कोई भी पदार्थ भर दो। ऐसे पदार्थ इसके अंदर भरा चला जाएगा, है ना। तो कितना हुआ, यदि आपसे पूछे तो कितना हुआ, तो आप इसे बोलोगे कि सर इसमें जो पदार्थ है वो क्यूब सेंटीमीटर है, क्यूब मीटर, है ना। ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। तो बेटा आपने जो यहां पर लिखा है ना, क्यूब मीटर की घात 3 या 3 मीटर सेंटीमीटर की घात 3, यही जो है आयतन का अस्थायी मात्रक है। यही जो है आयतन का एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक है। अब आप ये भी लिखो तो चलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि आप मीटर की घात 3 लिख दो या क्यूब मीटर लिख दो तो आपके कोई नंबर काटेगा, ठीक है। यही इसका मात्रक होता है। मैंने यहां पर द्रव्यमान के मात्रक की बात नहीं करी थी, मैं भूल गया था। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान
का मात्रक जो है वो होता है किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम, और आयतन का ऐसा ही मात्रक जो है मीटर इंटू क्यूब मीटर होता है। ये कब होगा? जब आप बड़े पैमाने पर बात करोगे, जब आप बड़ा प्रयोग करोगे तब आप क्यूब मीटर लोगे, परंतु प्रयोगशाला स्तर पर कोई भी प्रयोग जो है वो बड़े लेवल पे नहीं किया जाता, है ना। अब आपको बोलूं कि भाई साहब आप NaCl का घोल बनाओ, तो आपको ऐसा बहुत 1 लीटर में थोड़ी ना बनाओगे, छोटी सी मात्रा बनाओगे। तो जरूरी नहीं कि हर बार जो प्रयोग है वो मीटर में किया जाए, छोटी इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आप क्यूब सेंटीमीटर लिखोगे तब भी हमें कोई समस्या नहीं होगी, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। जो आपका लीटर है, हम ये कह सकते हैं हमारा औद्योगिक मात्रक है। आयतन में जब आप लीटर लिखोगे तो ये औद्योगिक मात्रक है, ये एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे, इसे मिटा दो, पता चलो तुमने लिख लिया इसे भी। नेक्स्ट जो है वो है घनत्व। नेक्स्ट जो है वो है घनत्व। और भी कुछ चीजें यहां पर डिटेल पर लिखी हुई है कि अब आपसे पूछ ही लिया जाए, अब आपसे बोल दिया जाए कि एक बात बताओ, थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं कि मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर है तो उसमें ऐसे कितने क्यूब हो सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर को आप 1 ml भी बोलते हो। 1 सेंटीमीटर में एक क्यूब मीटर में जितना भी पदार्थ भरा होगा, 1 क्यूब मीटर में जितना भी पदार्थ भरा होगा वो 1 ml होगा। कितना होता है? 1 ml। तो 1 लीटर में आप सभी को पता होगा कि 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml, 1000 मिली लीटर। ये आपको पता होना चाहिए, यहां पर बुक में मेरे से छूट रहा था परंतु मैंने देख लिया। इसी प्रकार से यदि आपको इसे ऐसे लिखना है, 1000 क्यूब मीटर बराबर होता है 1 dm3। ठीक, ये भी आप लिख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें लिखने हैं। 1 लीटर में 1000 ml होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे 1000 डिब्बे होंगे। एक बड़ी सी चीज होगी, उसमें छोटे छोटे 1000 जो है वो डिब्बे होंगे, अर्थात 1 ml के 1000 डिब्बे होंगे। उसमें आप कोई भी चीज भर दो जिससे आप कह सकते हो कि उसका आयतन जो है वो 1 लीटर होगा। ठीक है, 1 cm बराबर आप ये भी लिख सकते हो 1 dm3। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा घनत्व। अगला जो है हमारा है घनत्व। ठीक है, हाउ मच टाइम? चलो 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में अपन ये वाला टॉपिक भी खत्म कर देंगे। थोड़ी सी 12th की क्लास आगे पीछे भी हो जाए तो चलेगा, है ना, परंतु तुम्हें घनत्व की यदि बात करें तो घनत्व की परिभाषा ये होती है, किसी पदार्थ के निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। और इसी प्रकार से आप घनत्व का सूत्र भी लिखते हो, सेम एज इट इज, जैसे कि वैसे जैसे मैंने आपके सामने लिखा है ना, सेम आप घनत्व का सूत्र भी ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, जो परिभाषा में लिखा है, तो यहां पर आप लिखोगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग सभी घर में जो आपका वेजिटेबल ऑयल है, जो खाने का तेल लेने जाते हो ना, वहां पर ये वाली चीज बड़ी समझनी जरूरी होती है। कुछ पैकेट जो होते हैं 1 लीटर के नहीं होते, तो उनका वजन कम होता है ना। जैसे कि पानी की यदि बात करें तो पानी का आयतन और द्रव्यमान
दोनों 1000 ग्राम होता है या 1000 ml होता है, दोनों को सेम, परंतु जो ऑयल होता है उनके साथ में ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से जो 1 लीटर ऑयल होता है उसका जो वजन होना चाहिए, यदि मुझे करेक्टली याद है, 975 के आसपास ग्राम होता है ना, परंतु जल के साथ ऐसा नहीं है। 1 लीटर यदि आपका जल है तो उसका वजन 1 किलोग्राम ही होगा। तो ये अंतर क्यों आया? यहां पर बात है कि भाई साहब वहां पर जो 1 लीटर आपने आयतन लिया हुआ है ना, उसमें जो कणों की संख्या है, ये जो कणों का द्रव्यमान है वो कम ज्यादा हो रहा है, कणों की जो संख्या है वह कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसी से इसका मात्रक निकल के आता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और आयतन का मात्रक होता है m3। तो जब आप इसे सामने से लिखोगे तो ये मात्रक निकल के आता है kg इंटू मीटर -3। ठीक है, इनवर्स -3, kg इंटू मीटर इनवर्स -3। एक निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ऑयल होता है कि आपने यदि 1 लीटर ऑयल आपको लेना है तो उसका वजन जो है वो 1 किलोग्राम नहीं होगा, 975 होगा, है ना, क्योंकि यहां पर कणों की संख्या जो है वो कम है। उतने आयतन में कणों की संख्या थोड़ी सी कम है, या उनका वजन जो है वो कम है, ये कह सकते हो आप। कणों की संख्या कम नहीं है, उनका द्रव्य, कणों की संख्या भी कम कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं, जब छोटी इकाई होगी तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। अब बात करते हैं ताप। ताप की परिभाषा क्या है? तो ताप की परिभाषा ऊष्मा का मात्रक, है ना, किसी भी पदार्थ में होने वाले ऊष्मा के अंतर को, किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के ताप में, या आप लिख सकते हो ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन। अब आप ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन क्यों लिख रहे हैं? देखो बेटा, हर एक पदार्थ जो होता है उसके अंदर कण होते हैं और उन कणों के अंदर पे उनकी एक स्थिति होती है, नॉर्मल स्थिति होती है। परंतु जब आप किसी चीज को ऊष्मा देते हो तो उनके कणों के अंदर जो कण होते हैं, जो किसी भी पदार्थ होता है उसके अंदर बहुत सारे कण होते हैं, वो नॉर्मल स्थिति में स्थिर होते हैं। परंतु जब आप उसे गर्म करते हो अर्थात ऊष्मा देते हो तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा होने लगती है। तो कुछ जगह पर आपको ये परिभाषा ऐसी भी लिख सकती है, किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों के अंदर की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उसका ताप कहलाता है। ये वाली परिभाषा भी जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये परिभाषा भी आप इसके लिए लिख सकते हो, और आप चाहो तो ये लिख सकते हो किसी पदार्थ के ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन को हम ताप कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे नापा जाता है? तो इसका जो मात्रक है वो है केल्विन। इसका जो मात्रक है, SI मात्रक जो है वो केल्विन है। इसके अलावा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी हम प्रयोग करते हैं, परंतु ये दोनों जो है वो SI मात्रक नहीं है। बाकी चीजें अपन करेंगे कल डिस्कस, जो आज रह गया है कोई बात नहीं, कल फिर से इसे पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि 12th की भी क्लास हमें लेनी है और मैडम वेट कर रही होंगी। तो ताप वाला जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे। इसके अलावा कल का जो हमारा टॉपिक होगा, यदि मैडम ने आपको पढ़ाई मापन में अनिश्चितता, तो हम संयोजन के नियम अर्थात द्रव्यमान संरक्षणों के नियम पर सीधे जंप करेंगे, क्योंकि यही सेम चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। रोज बने रहिएगा सरल एकेडमी के साथ में, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहे और नोट्स भी आपको बना लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पर ही हम पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी से ही आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखना अपना। राधे राधे।